नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बीए पास कोर्स पेपर सेकंड और ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें हम आज दूसरे विचारक कौटिल्य के बारे में इस वीडियो में आपके साथ अपनी बात शेयर करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने मनु के जीवन परिचय, मनु के राज्य संबंधी विचार, मनु के सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार, मनु के कर संबंधी और विचार, पर राजनीति संबंधी विचार और उनके अंत में उनके योगदान के बारे में चर्चा की थी। मनु प्रथम भारतीय विचारक होने के साथ साथ ही भारतीय राजनीतिक दर्शन में प्रथम विधि वेत्ता, मानव धर्म शास्त्र के जनक माने जाते हैं। उसी कड़ी में आज हम दूसरे विचारक आचार्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य, कई नामों से इनको जाना गया है, चाणक्य भी इनको कहा गया है, और राजनीति में, भारतीय राजनीति में ही नहीं अपितु राजनीतिक विज्ञान को इनको एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है। उसके विचारों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। एक वाक्य में अगर हम आचार्य कौटिल्य के राजनीतिक विचारों की बात करें तो राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं है और प्रजा के सुख में ही उसका सुख आचार्य कौटिल्य मानते हैं। कौटिल्य एक व्यवहारिक राजनीतिक विचारक था। मनु थोड़े से आदर्शवादी ज़्यादा थे, और जिस प्रकार से पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा है, उसी रूप में भारतीय राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में अगर हम बात करें तो वो आचार्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य को कहा जा सकता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का सबसे अधिक स्पष्ट, वैज्ञानिक एवं विस्तृत ग्रंथ है, जिसके आधार पर तात्कालिक राजनीतिक विचारों एवं संस्थाओं का परिचय प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस एक जो पुस्तक है के रचयिता विशाखदत्त ने उसके पिता का नाम विष्णुगुप्त बताया। अर्थशास्त्र के प्रत्येक अध्याय के शुरू और अंत में कौटिल्य का नाम उल्लेख मिलता है। इससे ये सिद्ध होता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं तथा ग्रंथ के अंत में विष्णुगुप्त। अतः शायद विष्णुगुप्त उनका नाम था और कौटिल्य एवं चाणक्य उनके उपनाम थे। अर्थशास्त्र में चाणक्य शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य ने अनैतिक एवं कुटिलता द्वारा नंदवंश का नाश किया। नंदवंश के महामंत्री राक्षस सटकार को छल कपट व प्रपंच के द्वारा वश में किया। इन कुटिलतापूर्ण कार्यों के कारण उनका नाम कौटिल्य हुआ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, और कुछ लोग ये गणपति शास्त्री या कुछ लोग दूसरे ऐसे हैं जो कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में उनका जन्म होने के कारण भी उनको कौटिल्य कहा गया है। देवदत्त शास्त्री इस विषय में लिखते हैं कि कूट अथवा अन्न से भरे हुए बर्तन को कुटल कहते हैं। जो ब्राह्मण वर्ष भर के लिए अनाज को भरकर संचित करते हैं उन्हें कुटल कहा जाता था। हो सकता है चाणक्य पूर्वज इसी कार्य से आजीविका चलाते रहे होंगे, इसलिए उनको कौटिल्य कहा गया है। कौटिल्य कहने के पीछे उनके कई तर्क हैं। कुटिल वंश में या
कूट वंश में उनका कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में उनका जन्म होने के कारण भी उनको कौटिल्य कहा जाता है। या कूट वह पात्र भी है जिसमें पूरे वर्ष भर का अन्न भर के रखा जाता था। हो सकता है, कई विद्वानों का मानना है कि इनका परिवार ऐसे ही अपने वर्ष भर के अन्न भंडार को उस कूट नामक बर्तन में रखते हों, इसलिए उनको कौटिल्य कहा गया हो। आचार्य चाणक्य के पुत्र होने के कारण चाणक्य नाम पड़ा हो, तो अनेक स्थानों पर अनेक गोत्र चाणक्य बताया है। जिस प्रकार यूनान का सिकंदर महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था, उसी प्रकार भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी आचार्य चाणक्य का शिष्य था। कौटिल्य के जन्म स्थान के बारे में भी कोई एक मत नहीं है, अनेक मत हैं। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले अध्ययन तथा बाद में अध्यापन किया। संभवतः यही एक शिष्य के रूप में उनका परिचय चंद्रगुप्त से हुआ हो। ब्राह्मण ग्रंथ तक्षशिला को जन्म स्थान मानते हैं। जैन ग्रंथ मैसूर राज्य के श्रवणबेलगोला प्रदेश को मानते हैं, उनका जन्म स्थान मानते हैं। और कुछ विद्वान उनके जन्म स्थान को नेपाल के तराई क्षेत्र में भी मानते हैं। नंदवंश के शासक महानंद ने, अब कौटिल्य एक ब्राह्मण थे, लेकिन एक सामान्य परिवार के ब्राह्मण वंश में उनका जन्म हुआ था, लेकिन इतना महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा किया गया और उस समय के उनके शिष्य चंद्रगुप्त को इतना महान सम्राट उन्होंने बनाया, उसके पीछे का भी एक वृतांत है। नंदवंश के शासक महानंद ने अपने महामंत्री सटकार को कुछ ब्राह्मणों को आमंत्रित करने का काम सौंपा था। सटकार ने, जो कि महानंद से नाराज था, उसने कौटिल्य को भी समारोह में आमंत्रित किया। उस समारोह में एक उच्च आसन की व्यवस्था थी। ब्राह्मणों के दर्शनार्थ उपस्थित होने पर महानंद की दृष्टि उच्च आसन पर बैठे या स्थान पर बैठे कृष्ण वर्ण यानी कि काले व्यक्ति कौटिल्य पर पड़ी। राजा ने देखकर उन्हें चांडाल नाम से संबोधित करके बुलाया और कहा कि इस चांडाल को यहाँ क्यों बुलाया गया है। कौटिल्य इस अपमान को सहन नहीं कर सका और सभा में ही अपनी शिखा या चोटी खोलते हुए प्रतिज्ञा की कि अब मैं जब तक शिखा को नहीं बांधूंगा तब तक नंदवंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा। ये विचार उनका इसलिए आया, सॉलिसिटर ने अर्थशास्त्र को 4 कारणों से महत्वपूर्ण माना है। जो अर्थशास्त्र उनकी रचना है उसको 4 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस ग्रंथ में सभी व्यवहारिक उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। यह यथार्थवादी ग्रंथ है तथा उन समस्याओं पर विचार करता है जिसका मनुष्य को इस लोक में सामना करना पड़ता है। तीसरा, अर्थशास्त्र में राजनीति को धर्म से अलग करके देखा गया है। जो काम 16वीं शताब्दी के बाद या आधुनिक युग में मैकियावेली द्वारा किया गया, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व ही अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कर दिखाया था कि राजनीति को धर्म से अलग करके देखा। इसके रचयिता ने भारत को एक सुदृढ़ और संगठित और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था दी। ये 4 कारण जो सॉलिसिटर द्वारा बताए गए हैं, उनके कारण अर्थशास्त्र का महत्व बहुत ज़्यादा है। सन 1905 में डॉक्टर आर श्याम शास्त्री द्वारा अर्थशास्त्र की खोज किए जाने और सन 1914 में इसके प्रकाशित होने से पूर्व भारतीय राजनीति जैसे किसी विषय के अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया जाता था। इस ग्रंथ ने भारत के राजनीतिक जीवन से संबंधित अनेक त्रुटियों को दूर किया है। अब अर्थशास्त्र की रचना कब की गई, इसके बारे में भी विद्वानों का एक मत नहीं है, विचार मैतज्ञ हैं।
अर्थशास्त्र की रचना पद्य व गद्य दोनों रूपों में की गई है। कुछ भाग जैसे कथा रूप में और कुछ काव्य रूप में इसको लिखा गया है। डॉक्टर जाली का मत है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक धोखा देने वाली चीज़ है, जिसे संभवतः 3री शताब्दी ईसा पूर्व में तैयार किया गया था। A.V. कीथ भी इसी को मानते हैं। R.G. भंडारकर इससे ईसा से प्रथम शताब्दी की रचना मानते हैं, लेकिन यही मत सही नहीं है। रचनाकार जैन, बौद्ध एवं ब्राह्मण ग्रंथों में भी रचनाकार चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के माने गए हैं, तो संभवतः इस ग्रंथ की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व की गई है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या सामान्य प्रवृत्ति। अर्थशास्त्र शुक्र और बृहस्पति की वंदना से प्रारंभ होता है। इसमें उस समय के राजनीतिक विचारों की समालोचना की गई है। यह उन राजाओं के एक निर्देशक है, निर्देशन का रूप काम करती है जो भूमि को जीतना चाहते हैं। यह उन राजाओं के लिए एक निर्देशक है, या यूँ कह सकते हैं कि निर्देशित करती है जो भूमि को जीतना चाहते हैं या अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरणों में विभाजित है, जिनमें 150 अध्याय हैं। 10 कुमार चरित्र में अर्थशास्त्र में 6000 श्लोक बताए हैं। अधिकरणों की संख्या इस प्रकार है। पहला जो अधिकरण है विनयाधिकारिक है, दूसरा है अध्यक्ष प्रचार, तीसरा है धर्मस्थयी। धर्मस्थयी में दीवानी मामले आते हैं। कंटक शोधन चौथा अध्याय अधिकरण है, जिसमें फौजदारी विवाद आते हैं। 5वां है योगव्रत, छठा है प्रवृत्तियों के गुण, 7वां है मंडलियोनी, 8वां है सांडिगुण नीति। अगला है व्यसनाधिकारिक, 9वां है अभ्यागत क्रम, 10वां है सांग्रामिक, 11वां है संगव्रत, 12वां है ओबिलियस, 13वां है दुर्लब्धोपाय, 14वां है औपनिषदिक और 15वां है तंत्रयुक्त। अब इनमें हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि इन अध्यायों में क्या बताया गया है। जो 150 अध्याय और 6000 श्लोक हैं वो इन अधिकरणों में ही हैं, सम्मिलित हैं। प्रथम अधिकरण विनयाधिकारिक है, जिसमें 20 अध्याय हैं। इसके प्रथम अध्याय का नाम विद्या समुद्देश है। इस अधिकरण में राजा से संबंधित विषयों, मंत्रियों की योग्यता, नियुक्ति, गुप्तचरों की नियुक्ति तथा राजा की रक्षा आदि संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है। दूसरा जो अधिकरण है वो है अध्यक्ष प्रचार। इस अधिकरण में प्रशासन के विभिन्न अधिकारों के कार्यों का विवरण दिया गया है। तीसरा अधिकरण धर्मस्थयी, तीसरा और चौथा एक साथ ही है, धर्मस्थयी और कंटक शोधन। दीवानी व फौजदारी, धर्मस्थयी दीवानी और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालयों का विवरण इन अधिकरणों में दिया गया है। योगव्रत 5वां जो अधिकरण है, इसमें राज्य के कर्मचारियों में अनुशासन तथा उनके कार्यों एवं अधिकारों से संबंधित विवरण दिया गया है। छठा अधिकरण मंडलियोनी, राज्य की 7 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। जिस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति का और राज्य के अंगों के बारे में मनुस्मृति में मनु ने 7 सप्तांग सिद्धांत का विवरण दिया है, उसी प्रकार कौटिल्य द्वारा भी राज्य का सप्तांग सिद्धांत ही माना गया है। उनका विवरण मंडल योनि में किया गया है, मंडल योनि अधिकरण में किया गया है। 7वां अधिकरण है सांडिगुण। राष्ट्र की परराष्ट्र नीति संबंधी जो नीति है, जो मनु द्वारा भी मनुस्मृति में बताई गई है, वो 7वें अधिकरण में बताई गई है। व्यसनाधिकारिक 8वां अधिकरण है, जिसमें सेना संबंधी विचार
का विवरण दिया गया है। नवाध्याय अधिकरण अभ्यागत क्रम, विभिन्न विपत्तियों से बचने के लिए अनेक योजनाओं का उल्लेख इस अधिकरण में मिलता है। 10वां है सांग्रामिक। इस अधिकरण में युद्ध संबंधी विचार, क्योंकि इसके नाम से ही मुखरित हो रहा है कि सांग्रामिक है, तो संग्राम से या युद्ध से संबंधित विचार होंगे। 11वां है संघव्रत। कूटनीति संबंध, भेद नीति, वशीकरण तथा विजित देशों में विजेता का व्यवहार का वर्णन संघव्रत अधिकरण में, मतलब संघ के जो व्रत हैं, खंड हैं, उसके भाग हैं, केंद्रीय एक प्रकार से केंद्रीय सत्ता के अधीन जो छोटे छोटे खंड हैं, उनके संबंध किस प्रकार से उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा, उनके वर्णन इस 11वें अधिकरण में मिलते हैं। 12वां अधिकरण आबिलियस्य है। इसमें प्रबल योद्धा के प्रति दुर्बल राजा की छल नीति तथा उसके कर्तव्य सबल राजा के प्रति विचारों का विवरण दिया गया है। 13वां है दुर्लभ दुर्गोपलाय, शत्रु द्वारा दुर्गों पर अधिकार प्राप्त करने संबंधी विचार इस अधिकरण में दिए गए हैं। 14वां है औपनिषदिक अधिकरण। इस अधिकरण में शत्रु के नाश हेतु मंत्रों एवं विषैली औषधियों के प्रयोग संबंधी विचारों का उल्लेख किया गया है। और 15वां और अंतिम जो अध्याय है तंत्र युक्ति, इस अध्याय में अर्थ या भूमि या धन के निर्णय हेतु उपयोगी युक्तियों का विचार किया गया है। अर्थशास्त्र के कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखकर एक नया काम किया है। उसने राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पृथक कर दिया है। उसने राजनीतिक कार्यों का मूल्यांकन धर्म एवं नैतिकता के आधार पर नहीं किया। उसका उसका अर्थशास्त्र तर्क पर आधारित है। अर्थशास्त्र के में दंड नीति को ज्ञान की स्वतंत्र एवं स्वायत्त शाखा के रूप में महत्व दिया है। मनुस्मृति में दंड नीति का प्रयोग प्रमुख रूप से नहीं हुआ है। मनुस्मृति जहां संपूर्ण समाज के लिए आचार संहिता प्रस्तुत करते हुए राजनीतिक व्यवस्था को पूर्ण सामाजिक व्यवस्था का एक भाग मानकर चित्रित किया गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ज्ञान की 4 शाखाओं का विवरण बताया है: त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति। राजा को इन ज्ञान की 4 शाखाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक कौटिल्य ने माना है कि जिस राजा को भूमि अधिग्रहण करनी हो या और भूमि पर उसका शासन स्थापित करना हो तो इन ज्ञान की 4 शाखाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। त्रयी, इसमें कौटिल्य ने वेद व वेदांगों के ज्ञान, नैतिक और आध्यात्मिक विषयों को सम्मिलित किया है। सामाजिक विषयों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। त्रयी जो ज्ञान की प्रथम शाखा है। दूसरी ज्ञान की शाखा वार्ता, इसमें कृषि, पशुपालन, उद्योगों तथा ऐसे विषयों को सम्मिलित किया गया है जो भौतिक उपलब्धियों तथा संपत्ति आदि के अध्ययन से संबंधित हैं। तीसरा जो ज्ञान की शाखा अर्थशास्त्र में बताई गई है वह है आन्वीक्षिकी। यह वह मापदंड है जिसके द्वारा व्यक्ति के नैतिक और भौतिक उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को संतुलित किया जाता है। त्रयी और वार्ता के प्रति किए जाने वाले प्रयत्नों में तर्क, विवेक और न्याय की प्रकृति को कौटिल्य ने आन्वीक्षिकी की संज्ञा दी है। और अंत में जो ज्ञान की चौथी शाखा बताई है वो है दंड नीति। मनुष्य के जीवन में लौकिक व पारलौकिक जीवन तथा त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी के भली भांति क्रियान्विति के लिए दंड नीति को उत्तरदायी माना गया है। और ये सही है कि अगर दंड नहीं हो
तो ज्ञान चाहे कितना ही उच्च श्रेणी का हो, कितना ही समाज उपयोगी हो, और चाहे कितने ही लोगों को हो, अगर उस पर अंकुश नहीं है तो उस ज्ञान के या ज्ञान की शक्ति के दुरुपयोग के बहुत ज़्यादा आसार हो जाते हैं, या उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करने की मनुष्य की प्रवृत्ति बन जाती है। इसलिए दंड नीति इन ज्ञान की तीनों शाखाओं को नियंत्रित और उनके सही संचालन के लिए दंड नीति को आवश्यक माना है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कौटिल्य के दूसरे राज्य संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।